गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ा था, अब हम उसका क्या निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन जिसका हम रूट निकालते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड से। तो उसका रूट हमने यहाँ पर क्या मान लिया, अल्फ़ा मान लिया। ठीक है, अल्फ़ा यहाँ पर क्या है, एक्चुअल रूट है इसका। ई आई स्मॉल क्वांटिटी है जिससे एक्स आई डिफर कर रहा है अल्फ़ा से। ठीक है, यानी कि ई आई यहाँ पर क्या है, एरर है, क्योंकि अल्फ़ा तो एग्जैक्ट रूट है, एक्स आई अप्रोक्सीमेटेड रूट है। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या है, ये ई आई एरर है, जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। तो एक्स आई माइनस अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, ई आई के। और अगर हमें ई आई प्लस 1 लिखना है तो आई को आई प्लस 1 से इसी में रिप्लेस कर देंगे। तो एक्स आई प्लस 1 माइनस अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, ई आई प्लस 1 के। ठीक है, अब इन वैल्यूज़, जो वैल्यू है एक्स आई और एक्स आई प्लस 1 की, इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे किसमें, न्यूटन रैप्सन आइटरेटिव फार्मूला में। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या आया था, न्यूटन रैप्सन फार्मूला एक्स आई प्लस 1 इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स आई। तो हम क्या करेंगे, एक्स आई और एक्स आई प्लस 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एक्स आई की वैल्यू क्या निकलेगी, अल्फ़ा प्लस ई आई, और एक्स आई प्लस 1 की वैल्यू क्या निकलेगी, अल्फ़ा प्लस ई आई प्लस 1। तो यहाँ पर एक्स आई प्लस 1 की वैल्यू हमने पुट कर दी, अल्फ़ा प्लस ई आई प्लस 1 एक्स आई की पुट कर दी, और ऐसे ही यहाँ पर भी पुट कर दी वैल्यूज़। अल्फ़ा से अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ई आई प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, ई आई माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस ई आई बाई एफ डैश अल्फ़ा प्लस ई आई। अब ये जो दो वैल्यूज़ है, एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस ई आई और एफ डैश अल्फ़ा प्लस ई आई, इनको हम किससे एक्सपेंड करेंगे, टेलर्स थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, टेलर्स थ्योरम मैं आपको बता चुकी हूँ। एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे खुलते थे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एस स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश, इसी तरीके से। तो यहाँ पर एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस ई आई कैसे खुलेगा, एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस ई आई एफ डैश अल्फ़ा प्लस ई आई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फ़ा प्लस अप टू सोन। ऐसे ही डेरिवेटिव के लिए खुलेगा एफ डैश अल्फ़ा प्लस ई आई एफ डबल डैश अल्फ़ा प्लस अप टू सोन। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया हमने, ऊपर वाली टर्म में से एफ जो आपके पास ई आई है उसको कॉमन निकाल लिया। ठीक है, ये जो एफ ऑफ अल्फ़ा ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का क्या था, रूट था, तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एफ ऑफ अल्फ़ा तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये टर्म तो हट जाएगी, बाकी हर एक टर्म में से ई आई कॉमन निकाल लिया। तो जब ई आई कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से एफ डैश अल्फ़ा प्लस ई आई बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फ़ा प्लस अप टू सोन। ठीक है, बाकी टर्म को एज इट इज़ रखा। अब उसके बाद हमने फिर क्या किया, एफ डबल डैश अल्फ़ा तक की टर्म रखी हमने दोनों में ही, और आगे की टर्म्स को हमने नेगलेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि आगे की जो टर्म्स आएंगी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की, उसके साथ ई आई की हायर पावर्स आएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ई आई है, अगली टर्म में ई आई स्क्वेयर बनेगा, फिर ई आई क्यूब बनेगा, इस तरीके से आएगा। और ई आई एरर क्या होता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हम लेकर चलते हैं। ई आई अगर बहुत स्मॉल है तो फिर से उसके हायर ऑर्डर टर्म्स और स्मॉल आएंगी, तो उनको हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो सिर्फ हमने ई आई तक की टर्म्स को कंसिडर किया है, स्क्वेयर और हायर टर्म्स को नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया, इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, टेकिंग एलसीएम, उससे क्या होगा, एक टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएगी, आपके पास एक ही टर्म बचेगी ऊपर, ई आई स्क्वायर बाय एफ डबल डैश अल्फ़ा अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज़। ठीक है, ई आई स्क्वायर बाई 2 को अलग रखा और इस टर्म को हमने अलग किया, एफ डबल डैश अल्फ़ा बाई एफ डैश अल्फ़ा प्लस ई आई एफ डबल डैश अल्फ़ा। नीचे वाली टर्म में से हमने क्या किया, एफ डैश अल्फ़ा को कॉमन निकाल दिया। ठीक है, ऊपर तो एज इट इज़ है, नीचे इस ब्रैकेट वाली टर्म में से एफ डैश अल्फ़ा निकाला, तो इसकी जगह क्या बचेगा, 1 प्लस ई आई एफ डबल डैश अल्फ़ा बाई एफ डैश अल्फ़ा। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, ई आई स्क्वेयर एफ डबल डैश अल्फ़ा बाई 2 एफ डैश अल्फ़ा, ये तो एज इट इज़ रखा, इसको डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पावर -1। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इस पावर को खोल लेंगे। जब इस पावर को खोल लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस ये टर्म में आएगी, प्लस आगे की टर्म्स भी आएंगी, उनको हमने छोड़ दिया क्योंकि फिर से आपके पास ई आई की वो हायर पावर्स आएंगी। अच्छा, हमने यहाँ पर फिर क्या किया, 1 के साथ ये टर्म जो मल्टीप्लाई होगी ये तो एज इट इज़ रख दी। जब सेकेंड टर्म आएगी माइनस ई आई इंटू दिस टर्म, वो हमने फिर से नेगलेक्ट कर दी, क्योंकि उसमें फिर से ई आई क्यूब बन जाएगा, ई आई स्क्वेयर इंटू ई आई क्या बन जाएगा, ई आई क्यूब। ठीक है, फिर से हमने उस टर्म को भी नेगलेक्ट कर दिया, तो सिर्फ जो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर टर्म आएगी हमने इस टर्म को रखा।
ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, ये जो टर्म आई हुई थी पीछे एफ डबल डैश अल्फ़ा बाय 2f डैश अल्फ़ा, इस टर्म को हमने क्या रख दिया, के रख दिया। ठीक है, वेयर के यहाँ पर क्या है, फाइनाइट है। अब आप जब इसकी जगह पर के पुट करेंगे तो पीछे देखिए आपके पास ये टर्म थी ई आई स्क्वेयर बाई 2f डबल डैश अल्फ़ा बाय एफ डैश अल्फ़ा, और एफ डबल डैश अल्फ़ा बाय 2f डैश अल्फ़ा, इसको तो के ही पुट कर दिया तो क्या बचेगा, ई आई प्लस 1 के ई आई स्क्वेयर। ठीक है, ई आई स्क्वेयर को भी डिनोमिनेटर में ले गए तो ये टर्म क्या बन गई, ई आई प्लस 1 बाय ई आई स्क्वेयर इज इक्वल टू के। और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था, जो यहाँ पर ये नंबर आता है कि पावर वहाँ पर p होती थी, यहाँ पर p की वैल्यू क्या आ गई है 2 डेफिनेशन में। ठीक है, जिसके लिए ये वैल्यू क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए, तो यहाँ पर वो पावर कितनी आई है 2। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इसका इंडेक्स कितना आ गया 2। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस न्यूटन रैप्सन फॉर्मूले का कितना आ गया है 2। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस उनसे ज़्यादा या बाकी जो मेथड्स आपने पढ़े थे, तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब है कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि कन्वर्ज बहुत ही फास्ट करेगा। जितना ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ज़्यादा होगा उतना ही जल्दी वो कन्वर्ज करेगा रूट को। कन्वर्ज करने का मतलब उतना ही जल्दी रूट निकलेगा। तो न्यूटन रैप्सन मेथड बहुत ही फास्ट है, इससे हमारे पास रूट बहुत जल्दी निकलता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपके पास क्या हो जाएगा, हर एक आइट्रेशन में डबल हो जाएगी उसकी जो आपके पास वैल्यू वो देगा, एक्यूरेसी डबल हो जाएगी। ठीक है, बाकी मेथड्स से। तो इसने यही कहा, सिंस ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड 2 है, तो इसका मतलब फर्स्ट आइट्रेशन पे वो करेक्ट आंसर दे देगा 1 डेसिमल प्लेस तक, सेकंड आइट्रेशन में वो करेक्ट आंसर दे देगा कितने प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, फिर डबल होता चला जाएगा थर्ड आइट्रेशन में 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो इस तरीके से जब वो बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब रूट क्या निकलेगा, बहुत ही फास्ट निकलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपके पास आपको ध्यान क्या रखना है कि जो शुरू में आप अप्रोक्सीमेशन इसमें चूज़ करोगे वो एक्चुअल रूट के बहुत ही पास होनी चाहिए, अदरवाइज आप एंडलेस साइकिल ऑफ अप्रोक्सीमेशन में फंस जाओगे। यानी कि आप बार बार अप्रोक्सीमेशन करते जाओगे लेकिन वो रूट नहीं निकलेगा। तो आपको इसमें ये बहुत ही, इसका मतलब क्या है, सेंसिटिव मेथड है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने जो अप्रोक्सीमेशन ली है वो एक्चुअल रूट के बहुत ही क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है इस मेथड में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ आइट्रेटिव मेथड्स। इसमें आप क्या करोगे, जितने भी मेथड्स आपने पढ़े हैं उनके बीच में कंपैरिजन करोगे। तो 3 मेन फैक्टर इसने बताए हैं कंपैरिजन के लिए सारे मेथड्स के बीच में। वो क्या है, एक तो सेंसिटिविटी मेथड की, जैसे आपने अभी न्यूटन रैप्सन मेथड में ही देखा कि ये बहुत ही सेंसिटिव है ना, कि आपको अप्रोक्सीमेशन जो लोगे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वो एक्चुअल रूट के बहुत ही पास लेनी पड़ेगी। क्लियर है। फिर रेट ऑफ कन्वर्जेंस आपने पढ़ा हर एक ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का। और थर्ड क्या है, कंप्यूटेशनल वर्क रिक्वायर्ड इन ईच आइट्रेशन, कि हर एक आइट्रेशन में कितना कंप्यूटेशनल वर्क आपको करना पड़ रहा है, कितनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ रही है। इन बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे। तो अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इन सारे मेथड्स के बीच में आप कंपैरिजन कीजिए, तो आप इस तरीके से टेबल बना सकते हो। पहले आप मेथड का नाम लिखेंगे, फिर उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, फिर रिलायबिलिटी कि वो कितना रिलायबल है, उससे रूट निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट बाइसेक्शन मेथड जैसे लिखा उसका फॉर्मूला लिखोगे, उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है 1। ठीक है, रिलायबिलिटी इससे क्या है कि हमेशा इस इंटरवल के बीच में रूट लिखने का ही निकलेगा। ये मेथड है थोड़ा स्लो क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कम है, लेकिन गारंटीड है कि रूट इससे ज़रूर निकलेगा। सेकंड क्या है, रेगुलर फॉल्सी मेथड, इसका फॉर्मूला हमने लिखा, इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हमने निकाला था, कितना आया था 1.618। इसमें भी रूट लाई करेगा और गारंटी है कि रूट निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड आपके पास ये था, इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस अभी निकाला, कितना है 2। तो इसने बताया ये मेथड बहुत ही सेंसिटिव है इनिशियल वैल्यू के लिए, और लेकिन मतलब आपको इनिशियल वैल्यू बहुत ही ध्यान से केयरफुली चूज़ करनी पड़ेगी, वो एक्चुअल रूट के पास लेनी पड़ेगी, बट कन्वर्जेंस इससे क्या है, फास्ट है। ठीक है, अच्छा इसमें श्योरिटी नहीं है, अगर आपने जो वो वैल्यू ली है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की वो उससे बहुत दूर ले ली एक्चुअल रूट से, तो आप एंडलेस अप्रोक्सीमेशन में फंस जाओगे, आप रूट नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने वैल्यू सही चूज़ किया है तो कन्वर्जेंस बहुत ही फास्ट हो जाएगी।
नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंट मेथड। सीकेंट मेथड का फॉर्मूला ये सेम ही होता है रेगुलर फॉल्सी मेथड का, तो इसीलिए इन दोनों का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वही 1.618 इसका होगा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। इसने इसमें क्या बोला है रिलायबिलिटी में, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द रूट लाई इन द इंटरवल। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें रूट लाई करेगा ही करेगा, क्योंकि हमने ये जो वैल्यूज़ इसमें ली थी वो किस तरीके से ली थी कि ज़रूरी नहीं है कि उन पर फंक्शन की वैल्यू का साइन अपोजिट हो, और हम श्योरिटी तभी दे सकते हैं जब उन पर फंक्शन की वैल्यू का साइन अपोजिट हो, तभी हम कहते हैं कि उसके बीच में एटलीस्ट एक रूट लाई करेगा। तो यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है कि रूट लाई करेगा। ये मेथड वैसे बहुत एफिशिएंट है बट कोई गारंटी नहीं है कन्वर्जेंस की, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, कन्वर्जेंस ऑफ आइटरेशन।